नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है जीवाणु। और जीवाणु से संबंधित हमारा ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसे हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है। आप सब इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि जीवाणु से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जीवाणु। देखिए, जीवाणु जो हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले या हम ये कहेंगे कि सर्वप्रथम जो जीवाणु की खोज है वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे और उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने 1683 में सबसे पहले अपने द्वारा बनाया गया इनका एक सूक्ष्मदर्शी था जो इन्होंने ये खुद बनाया था। और इस सूक्ष्मदर्शी में क्या मुख्य विशेषता थी कि इसमें सिर्फ एक लेंस था और उसी के द्वारा इन्होंने क्या देखा कि अपने दांत में जो ऐसे खुरच कर देखा तो उसमें कुछ इन्हें मैल मिला। वो अपने दांत से उतार कर और उन्होंने उसमें अपने जो माइक्रोस्कोप था सूक्ष्मदर्शी उसमें तब इन्होंने ये देखा कि इन्होंने पाया कि उस जो मैल जो इन्होंने दांत से निकाला उसमें कुछ जीवाणु या सूक्ष्म जीव उपस्थित थे और उन्होंने उस सूक्ष्म जीवों को क्या नाम दिया? जीवाणु नाम दिया। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु के बारे में बताया था। चलिए अब हम इससे आगे देख लेते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं लीनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने क्या कहा कि जो जीवाणु हैं इन्हें एक अलग जीनस में रखा जिसका नाम था वेरमेस में। इन्होंने क्या किया कि जो जीवाणु थे उन्हें अलग अपना एक जो वंश है उसमें रख दिया। लेकिन जो एरेनबर्ग थे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे सबसे पहले इनका क्या किया, इनका नामकरण किया। क्योंकि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जो जीवाणु के बारे में अपने तथ्य दिए उसमें क्या उन्होंने बताया कि कुछ सूक्ष्म जीव हैं लेकिन जीवाणु को सही रूप से साबित नहीं कर पाए। लेकिन एरेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका नामकरण किया और इन्हें नाम दिया जीवाणु। लेकिन इनसे भी जो मुख्य जो श्रेय जाता है वो जाता है लुई पाश्चर को, जो कि 1865 में इन्होंने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी में कहता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग के संबंधित इन्होंने एक थ्योरी दी। और इस थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था इन्होंने, इसमें क्या था, जो उस समय के जो चिकित्सा विज्ञान थे उनमें यह पूर्ण रूप से उन्होंने ये क्या स्वीकार किया था। अब हम देख लेते हैं जो बैक्टीरिया हैं या जीवाणु हैं, इनकी जो स्टडी है या जीवाणुओं का हम ये कह सकते हैं कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इन्हें हम कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। और जो इनके अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहेंगे बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के जो पिता हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लुई पाश्चर। देखिए यहाँ पर लुई पाश्चर को क्यों इसलिए कहा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि लुई पाश्चर ने जैसे जीवाणुओं के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी दी और उससे पहले इन्होंने क्या किया था, एक क्रिया होती है फर्मेंटेशन। क्या होती है? फर्मेंटेशन, जिसे कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं उसे? किण्वन। तो इन्होंने देखा कि दही, जैसे दूध से दही बनती है तो वो उसमें क्रिया होती है किण्वन। तो उसी के अनुसार इन्होंने उसकी खोज की और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुई पाश्चर हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वे कौन हैं? तो वे होंगे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु के बारे में देखा था। और अगर हम ये कहें कि फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि आद्य अब जो चला हुआ है वर्तमान में वो बैक्टीरियोलॉजी, तो इनके जो जनक हैं वो किसे माना जाता है? रॉबर्ट कॉच को माना जाता है। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि द गोल्डन एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सूक्ष्म जीवों का जो स्वर्ण काल है वो क्या होता है, वो कब से कब तक माना जाता है? तो वो 1885 से लेकर 1914 तक माना जाता है। ये क्या है? सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण काल इसे कहा जाता है। अब देखिए हम देख लेते हैं कि जो जीवाणु हैं उनके जो मुख्य लक्षण हैं वे लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जीवाणु में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट लक्षण हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, कि बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर, यानी कि जो जीवाणु हैं वो कैसा होगा? वो एक कोशिकीय होगा एंड प्रिमिटिव, और आद्य होगा। मतलब इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, ये आद्य है, प्राचीन है।
अब हम बात करते हैं कि जो जीवाणु है ये सर्वव्यापी हैं। मतलब सर्वव्यापी व्यापी मतलब होता है जो वह जीव जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे जल, थल, वायु, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए जो यहाँ पर है कि जो जीवाणु है वो बर्फ़ में भी पाया जाता है, और लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी ये पाए जाते हैं। जैसे कुछ गर्म पानी के झरने हैं, उनमें ये सब पाए जाते हैं। और इनमें मुख्य विशेषता क्या है कि देखिए इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जो जीवाणु हैं उन्हें पादप जगत में स्थान दिया गया है। कोशिका भित्ति उपस्थित होने के कारण ही क्या किया गया है, इन्हें पादप जगत में स्थान दिया गया है। अब देखिए कुछ इसके और मुख्य इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वे देख लेते हैं कि इनमें प्लाज्मिड अर्थात जो लवक है, और साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है इनमें अपना डीएनए होता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें क्या है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। देखिए जो जीवाणु की सेल होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ये जीवाणु की सेल है, तो इनमें पाई जाने वाली जो डीएनए है उनमें डीएनए तो होगा, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। और हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, जैसे H2A, H2B और H3 और H4, ये 4 प्रकार की स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। H2A, H2B, H3 और H4 ये स्टोन प्रोटीन है जो इसमें अपसेंट होती है। अब हम देखते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं, देखिए राइबोसोम्स जीवाणुओं में 70S प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक 80S एक 70S, तो इनमें किस प्रकार के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। और जनन सामान्यतः द्विविभाजन या बाइनरी फिजन द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मकों के संलयन द्वारा या फ्यूजन द्वारा नहीं होता, बल्कि इसमें लैंगिक जनन को मुख्य रूप से क्या कहते हैं, कंजुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ जीवाणु हैं जो इनके आकार के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब इनके आकार कैसे कैसे हो सकते हैं जीवाणुओं का, तो हम देखेंगे। देखिए बात करते हैं कि जो इनकी शेप्ड है या जीवाणु कैसे होता है, ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, ठीक है। और सबसे छोटा जो जीवाणु है उसका नाम है डायएलिस्टर न्यूमोसिस्टीन, जिसका जो आकार है, या हम ये कह सकते हैं इसकी जो लंबाई है 0.15 माइक्रोम से लेकर 0.3 माइक्रोम के बीच होती है, ठीक है ना। ये सबसे कम लंबाई का जीवाणु होता है। अगर हम लंबाई में बात करें, सबसे लंबा जो जीवाणु है, सबसे बड़ा हमने लिखा है लंबाई में, तो इसका नाम है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, और इसका जो लंबाई है वो 15 माइक्रोन तक होती है। और सबसे बड़ा है जो जीवाणु है उसका नाम है बेजियाटोआ और मिराबिलिस, ये सबसे बड़ा है। देखिए अब इनकी कुछ आकार हैं, जैसे ये तो इनकी लंबाई के आधार पर हो गया। अब इनकी आकृति कैसी है उसे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं गोलाकार। अब गोलाकार में ये होता है कोकाई, क्या होता है, ये कोकाई है शब्द है। और कोकाई का मीनिंग क्या होता है, कण, यानी कि ये कणों के रूप में मिलते हैं, इस प्रकार से ये कण होते हैं और ऐसे ऐसे मिलते हैं, तो इन्हें क्या कहें, कोकाई कहेंगे, ठीक है। अब कोकाई के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट नंबर पर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो है माइक्रोकोकाई, यानी यह गोल जीवाणु अलग अलग होते हैं, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अलग अलग प्रकार से ऐसे जीवाणु पाए जाएंगे, जैसे माइक्रोकोकस, ठीक है ना, इसका उदाहरण है माइक्रोकोकस। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर कि डिप्लोकोकाई, यानी कि ये है डिप्लो मतलब यहाँ डाई से संबंधित है, तो यहाँ पेयर में मतलब ये जोड़े में रहते हैं हमेशा। और इसका जो उदाहरण है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, जो नमूनिया रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिप्टोकोकाई,
जो है जीवाणु, यह एक जीवाणु जंजीर के रूप में रहते हैं, मतलब जंजीर ऐसे ऐसे चैन जुड़ी हुई होगी, ऐसे ऐसे ये एक चैन सी बन जाती है ना, उसे जंजीर कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका उदाहरण है। फिर हम देखेंगे टेट्राड्स, यानी कि चतुस्क कहेंगे हम टेट्राड्स, यहाँ टेट्रा से संबंधित 4 से हैं, ठीक है ना, यानी कि यह जीवाणु एक चौरस पैकेट के रूप में रहते हैं, जैसे नेसीरिया। चौरस मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 4 हो गए। तो इन चारों संरचनाओं को क्या कहते हैं? टेट्राड्स कहते हैं या चौरस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो सरसीनी जो आकार है वो कैसा होता है कि जब ये है 8 से लेकर, ये तो 8 कम से कम 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 64 के पैकेट के रूप में रहते हैं, मतलब ऐसे ये संख्या, ये तो 8 हो गया, 64 से लेके इनके आसपास होती है इनकी संख्या, तो इन्हें कहते हैं सरसीना कहते हैं, जैसे सरसीना ये जीवाणु है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई जो जीवाणु है, यह जीवाणु झुंड में रहते हैं। स्टेफाइलोकोकाई झुंड में रहते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये क्या है? ये झुंड में रहते हैं ये जीवाणु। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दंडाणु या बैसिलस। यहाँ बैसिलस से क्या मतलब है? बैसिलस का मतलब होता है छड़ी या एक सीधी प्रकार की डंडी, ऐसे दंडाणु या बैसिलस, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जीवाणु एक डंडे के आकार के होते हैं जैसे, और इसमें क्या है कि बैसिलस बराबर क्या होता है? झड़ी, जो स्टिक होती है ना छड़ी, ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं मोनोबैसिलस क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही छड़ी जैसी संरचना दिखाई देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? अकेला बैसिलस या एक छड़ी वाला मोनोबैसिलस। और जिसमें ये बैसिलस की संख्या 2 होती है उन्हें हम कहेंगे डिप्लोसिलस, मोनोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोबैसिलस, मतलब जंजीर के रूप में इसमें बैसिलस दिखाई देंगे, जैसे एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और ये जुड़े हुए होंगे और डंडी के आकार में ये लगे हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कोमा के आकार का, कोमा मतलब इस प्रकार का, ठीक है ना। कोमा के आकार का कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो यह कोमे के आकार के होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्पिलाकार हैं, अर्थात उनका चक्र ऐसे चलते हैं, ये चक्र की तरीके से चलते हैं, तो यह है स्पाइरलम रूप्रम, ठीक है ना। ये सब क्या थे? इनके आकार थे जीवाणुओं के। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारे लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आएंगे जीवाणुओं का जनन और इनकी गति के आधार पर कितने प्रकार के इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो आप सब देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।